यस पीपल डन विथ योर ब्रेक। आपका ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो ये क्वेश्चन कॉस्ट प्लस मेथड जैसे ही लग रहा होगा, क्योंकि आपने जितना काम किया है तो उस पर कितना प्रॉफिट ले, तो बाकी वालों पे कितना ले रहे हैं, तो बाकी वालों पे कितना ले रहे हैं। तो सीधी सी बात है, यहां पे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 800 पे कितना है, 800 की कॉस्ट है, कॉस्ट दे रखी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है। तो यहां पे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 200 दे रखा है 800 पे, इसका मतलब 25% है। तो आपकी जितनी कॉस्ट हुई है उस पर 25% प्रॉफिट ले लो। दैट इज कॉल्ड योर टीएनएमएम। इट इज, अगर मान लो इसमें इन्होंने टीएनएमएम की जगह कॉस्ट प्लस मेथड दिया होता तो भी ऐसा ही करते, तो भी ऐसा ही करते। मैं बताऊं, अगर इन्होंने कॉस्ट प्लस मेथड दिया होता तो भी अपन ऐसा ही करते, मतलब कॉस्ट प्लस मेथड दिया होता तो भी ए प्रेजेंटेशन रहता। तो अगर इस क्वेश्चन में वो लोगों ने कॉस्ट प्लस मेथड दिया होता तो भी आपका प्रेजेंटेशन वही रहता जो इस प्रेजेंटेशन में है। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो आपका हो गया। अब अपन एक काम करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं और अपन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये पढ़ते हैं कि सर एक बात बताओ, ये तो बात हो गई आर्म लेंथ प्राइस, आर्म लेंथ प्राइस, आर्म लेंथ प्राइस। हम पढ़ रहे हैं कौन सी सेक्शन अभी तक हुई, उसको अगर मैं क्विकली रिवाइज कराना चाहूं तो हमने पढ़ा था सबसे पहले 92A was related to the associate enterprise, 92B बाहर वाले ट्रांजैक्शन दैट इज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, एंड 92C का सबसेक्शन 1 हुआ है अभी तक, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। मींस आपका कंप्यूटेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस उसका सबसेक्शन 1 हुआ है। चलिए, सबसेक्शन 1 हुआ। अब एक बात बताइए सर, इसकी सबसेक्शन 2 क्या है? तो सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए। इसकी सबसेक्शन 2 क्या है? बड़ी सिंपल सी सबसेक्शन 2 है। इधर देखो सर, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस आ गई तो क्या होगा? अगर एक से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस आ गई तो क्या होगा? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने जो कल क्वेश्चन किया था जिसमें एक कंपनी था बीबी लिमिटेड, और बीबी लिमिटेड ने ट्रांजैक्शन किया था सनी लिमिटेड के साथ, सनी लिमिटेड, और हमने कुछ मोबाइल फोन सेल किए थे। सेलिंग प्राइस हमारा कुछ 3500 था। ये तो हमारा ट्रांजैक्शन प्राइस था, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन प्राइस। बट फिर हमने कुछ आर्म लेंथ प्राइस निकाली थी। आर्म लेंथ प्राइस है, उसमें किम लिमिटेड के साथ था, वो आर्म लेंथ प्राइस आई थी। और किम लिमिटेड के साथ जो प्राइस आया था वो प्राइस फॉर एन एग्जांपल 4750 था। अब ऐसा का ऐसा सर, ऐसा भी तो हो सकता है एक से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस आ जाए एक ही मेथड से। मेथड आप एक से ज्यादा नहीं लगा सकते, मेथड एक ही लगाओगे, और एक ही मेथड से एक से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस आ गई तो क्या होगा? जैसे मान लो सर, किसी क्वेश्चन में 4 आर्म लेंथ प्राइस आ जाए, ऐसा का ऐसा ट्रांजैक्शन ए लिमिटेड के भी साथ है, बी लिमिटेड के भी साथ है, सी लिमिटेड के भी साथ है, किम लिमिटेड के भी साथ है। ए लिमिटेड के साथ में आपका फॉर एन एग्जांपल 3600 आ गया, बी लिमिटेड के साथ 3800 आ गया, सी लिमिटेड के साथ 3300 आ गया। तो सर इसमें से कौन सी आर्म लेंथ प्राइस ले? फिर अगर ऐसा हो जाए कि एक से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस आ गई, तो एक ही मेथड से एक से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस आ गई तो क्या करने का? तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर मान लो आपके पास आर्म लेंथ प्राइस है वो एक से ज्यादा आ जाए, जैसे इसमें 4 आर्म लेंथ प्राइस है, 4 आर्म लेंथ प्राइस आ गई, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं आपको सिंपल एवरेज करना है। पहले आप इसका सिंपल एवरेज करिए। तो सिंपल एवरेज कैसे करेंगे आप लोग पता है? सिंपल एवरेज करेंगे 4750 प्लस, मैं यहां 3600 से चालू करता हूं, तो 3600 प्लस 3800 प्लस 3300 प्लस 4750 डिवाइड बाय कर दीजिए। आपकी 4 प्राइस है तो 4, तो मैंने क्या बोला, इधर देखो बेटा, सबसे पहले आपको क्या करने का है कि अगर आपके पास 4 आर्म लेंथ प्राइस आ गई, यहां पे जो आर्म लेंथ प्राइस है वो 4 आ गई, आपका जो 4 आर्म लेंथ प्राइस आई, तो आर्म लेंथ प्राइस यहां पे 4 आ गई, तो आप एक काम करिए, पहले उसका एवरेज ले लीजिए। पहले आप इसका एवरेज ले लीजिए और आप एवरेज आर्म लेंथ प्राइस निकाल दीजिए। तो आपकी एवरेज आर्म लेंथ प्राइस आ गई 3862.5। ये कैसे निकाला? ये 4 आर्म लेंथ प्राइस का आपने सिंपल एवरेज कर दिया, तो सिंपल एवरेज कर दिया तो आपकी आर्म लेंथ प्राइस आ गई, दैट इज द 3862। अब आप एक चीज ध्यान रखना, वेरी इंटरेस्टिंग। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि जो ये एवरेज आर्म लेंथ प्राइस ये आती है ना, और आपकी एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है
वो डिफरेंस अगर अप टू 3% ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है तो आपको क्या करने का, अगर विद इन द लिमिट ऑफ 3% ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है तो फिर आपकी एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस ही आर्म लेंथ प्राइस है। यहां पे इस प्राइस को आप इग्नोर करिए, गोली मारिए, आप 3500 है उसको ले लीजिए, वो आर्म लेंथ प्राइस है। इसको ऑफिस में आपने बोलते हैं, अपने ऑफिस में ये कहते हुए सुना होगा, अगर आप ट्रांसफर प्राइसिंग में हो तो आपने सुना होगा कि +-3% का टॉलरेंस बैंड अलाउ है। तो ये +-3% का टॉलरेंस बैंड क्या है, तो +-3% का टॉलरेंस बैंड मतलब आपका जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है और ये एवरेज आर्म लेंथ प्राइस आया, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो अप टू 3% है एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस का। अगर अप टू 3% है एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस का तो आप एक काम करिए, इसको छोड़ दीजिए और इसको ले लीजिए। अब अपने एग्जांपल में देखते हैं कितना परसेंट है। तो एक बात बताओ, अगर आप 3500 की बात करो, 3500 का अगर आप 3% निकालोगे तो 3500 का 3% कम्स टू 105 आया। अब एक बात बताओ, यहां पे कितना डिफरेंस है, यहां पे डिफरेंस है 362.5। तो 362.5 है, इसका मतलब ये तो 3% से ज्यादा है। 3% कितना, 105 होता है, 3% इज 105। तो यहां तो आपका 105 से ज्यादा है, तो यहां पे आपका आर्म लेंथ प्राइस ये वाला लेना है। यहां पे आपका जो आर्म लेंथ प्राइस है वो आर्म लेंथ प्राइस आपको 3862 लेना है। बट फॉर एन एग्जांपल गाइस, यहां 3862 की जगह फॉर एन एग्जांपल यहां 3600 आता। अगर यहां 3600 आता तो आप क्या करते, 3600 एंड 3500, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, ओनली 100 का है, और अलाउड डिफरेंस कितना है, 105 का है। तो फिर आपका 3500 है, यही आपका आर्म लेंथ प्राइस होता। आपको ये एडजस्टमेंट वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो सिंपल सी बात बताऊं कि देखो, जब भी आपके पास एक से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस आती है तो पहले आप एक काम करिए, उसका एवरेज कर दीजिए जनरल नॉर्मल एवरेज। और जनरल नॉर्मल एवरेज करने के बाद आप देखिए कि ये एवरेज आर्म लेंथ प्राइस और एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है, क्या वो अप टू 3% ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है। मतलब 3% लेना किस पे है पता है, एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस पे। अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस का अप टू 3% है तो आप एक काम करिए, इस एवरेज आर्म लेंथ प्राइस को छोड़ दीजिए। बट अगर 3% से ज्यादा है तो एवरेज आर्म लेंथ प्राइस है, उसको आप ले लीजिए। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस, दिस इज योर सेक्शन 92C का सब सेक्शन 2 ऐसा बोलता है। 92 सेक्शन है उसका, 92C का सब सेक्शन 2 ऐसा बोलता है। 92C का सब सेक्शन 2 है, वो ऐसा बोलता है। अब एक बात समझना, 92C का सबसेक्शन 3 बोलता है, 92C का सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि बेटा 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें आपकी आर्म लेंथ प्राइस एओ निकालेगा। कितने केसेस? 4 केसेस। 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें आपकी आर्म लेंथ प्राइस है ना, वो असेसिंग ऑफिसर निकालेगा। सर कौन कौन से ऐसे 4 केसेस है, आप बताइए। तो 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें आपकी आर्म लेंथ प्राइस है वो एओ निकालेगा। कौन निकालेगा? एओ निकालेगा। कौन कौन से 4 केसेस? सबसे पहला, अगर आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉलो नहीं किया, मींस MAM को फॉलो नहीं किया, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, जैसे आपके केस में लगना चाहिए था कप मेथड और आपने फॉलो किया रीसेल प्राइस मेथड, या आपके केस में लगना चाहिए था ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, आपने फॉलो किया कॉस्ट प्लस मेथड। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है वो आपने अगर फॉलो नहीं किया तो आपकी आर्म लेंथ प्राइस एओ निकालेगा। दूसरा, कि जो भी आपने डेटा यूज किया है ना, डेटा यूज किया है आर्म लेंथ प्राइस निकालने के लिए, वो डेटा जो है वो रिलायबल नहीं है। आपको रिलायबल डेटा यूज करना चाहिए, रिलायबल नहीं है, या जो डेटा है वो आपने करेक्ट डेटा यूज नहीं किया। देखो दूसरा केस क्या बोल रहा हूं, वापस से समझने की कोशिश करना। 2 केसेस ऐसे होते हैं, 2 नहीं 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें आर्म लेंथ प्राइस आपकी एओ निकालेगा। 4 केसेस में। कितने केसेस में? 4। पहला, आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉलो नहीं किया। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड क्या होता है? देखो इंडस्ट्री में कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए कि इस इंडस्ट्री में ये मेथड फॉलो होगा, इस इंडस्ट्री में ये मेथड फॉलो होगा। तो स्टैंडर्ड्स बने हुए, आपने उसको डाइवेट कर दिया, आपने कुछ और ही मेथड फॉलो कर दी, आपके लिए वो लगनी ही नहीं चाहिए, तो उस केस में आपकी आर्म लेंथ प्राइस एओ निकालेगा। दूसरा, अगर आपने जो डेटा यूज हुआ है आर्म लेंथ प्राइस निकालने के लिए, वो डेटा रिलायबल नहीं है या करेक्ट नहीं है, रिलायबल या करेक्ट नहीं है।
आप बोलोगे ऐसा कब हो सकता है, रिलायबल करेक्ट नहीं है। जैसे आपने डेटा प्रैक्टिकल लाइफ में हम डेटा जो यूज करते हैं, नॉर्मली सीबीडीटी अप्रूव करती है दो तरीके के डेटाबेस को, वन इज द प्रोवेस डेटाबेस एंड वन इज द कैपिटलाइन डेटाबेस। आपने अगर ऑफिस में कभी सुना होगा, आप ऑफिस में कभी सुना होगा कैपिटलाइन ही बोलते हैं, कैपिटलाइन डेटाबेस। सो ये दो तरह के डेटाबेस है जो नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल है, और मार्केट में ये डेटाबेस हम यूज करते हैं नॉर्मली करके, ठीक है। एक तो कैपिटलाइन डेटाबेस वाली कंपनी है, इसका डेटा हम यूज करते हैं, एक है प्रोवेज करके, दो डेटाबेस है वो नॉर्मली हम यूज करते हैं। तो आप देखोगे तो ये क्या करता है ना, पता है ये कंपनी क्या करती है, आपको डेटा एकदम एग्जैक्ट डेटा देती है, कौन सी कंपनी का कितना प्रॉफिट है पूरा स्प्लिट करके आपको फिल्टर वाइज डेटा देती है। आप जितने फिल्टर यूज करना चाहते हैं आप फिल्टर यूज कर सकते हैं, और इस डेटाबेस की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आती है। आपने देखा होगा करके कि इसकी कॉस्ट जो आती है हर साल की कोई 2-2 लाख रुपए शायद सब्सक्रिप्शन का लेते हैं। मैंने तो नहीं लिया ये डेटाबेस, बट मैं बताऊं ये सब डेटा आपको एकदम जो है वो डेटा का एनालिसिस करके आपको देते हैं। दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइन डेटाबेस। ऐसे का ऐसे एक कंपनी और है, दैट इज प्रोवेस डेटाबेस करके, आपने नाम सुना होगा तो प्रोवेस डेटाबेस करके, ठीक है। तो प्रोवेस डेटाबेस, प्रोवेस आईक्यू करके एक कंपनी है, उसका ये डेटाबेस आता है, दैट इज द प्रोवेस डेटाबेस। तो प्रोवेस डेटाबेस है जिसमें बोला है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द 54,545 कंपनीज का डिटेल इसमें दे रखा है। तो नॉर्मली क्या होता है, हम प्रैक्टिकल लाइफ में ये दो डेटाबेस यूज करते हैं और उसके बेसिस पे देखते हैं कंपेरेबल कंपनी का प्रॉफिट कितना है, क्या है, सब चीजें करके, ठीक है। तो ये जो डेटाबेस है इसको माना जाता है रिलायबल डेटाबेस। बट अगर आप मान लो कोई और डेटाबेस, आजकल बहुत सारे डेटाबेस दूसरे भी होते हैं करके, ठीक है, बहुत सारे दूसरे भी होते हैं। जैसे एक और बोला कि ACETP डेटाबेस और होता है। ये लोग क्या करते हैं, ये कंपनियां क्या करती है, जैसे 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 आपका एनुअल फाइलिंग होता है उसका हर डेटा को ये कंपाइल करती है, एनालाइज करती है, आपको फिल्टर देती है। और मैं बताऊं प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रांसफर प्राइसिंग में जब आप आर्म लेंथ प्राइस निकालते हो तो उसमें फिल्टर यूज होता है। फिल्टर यूज करके पता चल जाता है अच्छा ये प्रॉफिट इतना बता रही है, अपन भी इतना बता दो। तो उसमें FAR एनालिसिस रहता है, आपका फंक्शन आपके कैसे है, उसके कैसे है, असेट आपकी कितनी है, उस कंपनी की कितनी है, रिस्क आपकी क्या है, उस कंपनी की कितनी है, और उसके बेसिस पे यहां पे FAR एनालिसिस होता है। तो आप समझिए, मैं आपको जो बताना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहली चीज 4 केसेस में आपकी आर्म लेंथ प्राइस है वो AO निकाल सकता है। पहला, आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉलो नहीं किया। दूसरा, जो डेटा यूज हो रहा है वो आपका रिलायबल नहीं है, करेक्ट नहीं है। तीसरा, अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन बनाया ही नहीं, आपको डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ता है जो कि सेक्शन 92D में दे रखा है। 92D सेक्शन में दे रखा है कि आपको एक पता है TP स्टडी रिपोर्ट बनानी पड़ती है। TP स्टडी रिपोर्ट बोलते हैं, आपने प्रैक्टिकल लाइफ में सुना होगा TP स्टडी रिपोर्ट, एक ट्रांसफर प्राइसिंग स्टडी रिपोर्ट बनानी पड़ती है। अगर आपके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो आपको स्टडी रिपोर्ट बनानी पड़ती है, उसमें बताना पड़ता है कि आपकी आर्म लेंथ प्राइस क्या है, कैसे है। ये TP स्टडी रिपोर्ट अगर आपने बनाई नहीं तो आपकी आर्म लेंथ प्राइस AO निकालेगा। या फिर आपने डॉक्यूमेंट बनाया लेकिन जब AO ने मांगा तो आप उसको फर्निश नहीं कर रहे, आपने उसको फर्निश नहीं किया, तो उस पर्टिकुलर केस में आपकी आर्म लेंथ प्राइस है वो AO निकालेगा। तो सर कौन कौन से 4 केसेस है जब AO आपकी आर्म लेंथ प्राइस निकालेगा? तो आर्म लेंथ प्राइस है वो AO कब निकालेगा? 4 केसेस में। सबसे पहला, अगर आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉलो नहीं किया। दूसरा, जो डेटा यूज हो रहा है वो डेटा रिलायबल नहीं है, करेक्ट नहीं है। तीसरा, आपने डॉक्यूमेंटेशन बनाया ही नहीं, डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ता है, TP स्टडी रिपोर्ट बनानी पड़ती है, और कभी कभी TP स्टडी रिपोर्ट 200-200 पेज की होती है, 200-250 पेज की स्टडी रिपोर्ट होती है, उसमें सब बताया जाता है। मेरे पास अभी स्टडी रिपोर्ट है नहीं तो मैं आपको बता देता, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे बहुत सारे। तो TP स्टडी रिपोर्ट में क्या होता है कि पूरा एनालिसिस रहता है, आपके ग्रुप का एनालिसिस, क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कौन सी वैल्यू पे हो रहा है, मतलब पूरा एनालिटिकल रिपोर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड TP स्टडी रिपोर्ट। या डॉक्यूमेंट, आपने डॉक्यूमेंट बनाया नहीं, या फिर आपने डॉक्यूमेंट बनाया बट आप उसको फर्निश नहीं कर रहे हो। मींस डॉक्यूमेंट बनाया तो है बट जब मंगाया AO ने कि लेके आओ वो डॉक्यूमेंट, आप लेके नहीं जा रहे हो, तो TP स्टडी रिपोर्ट आप फर्निश नहीं कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर 4 केसेस में आपकी आर्म लेंथ प्राइस AO निकालेगा। लेकिन AO आर्म लेंथ प्राइस निकालने से पहले आपको एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देगा, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देगा, और वो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा और वो बोलेगा कि चलो क्यों ना मैं आपकी आर्म लेंथ प्राइस मैं निकालूं, क्यों ना आपकी आर्म लेंथ प्राइस मैं निकालूं, ऐसे आपको बोलेगा। एक बार आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है वो जरूर देगा। अब एक बात समझना, एक सेक्शन होती है दैट इज द 92C का सब सेक्शन 4। ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर AO ने आपकी आर्म लेंथ प्राइस निकाली तो क्या होगा? अगर AO ने आपकी आर्म लेंथ प्राइस निकाली ना तो 2 चीजें,
पहली चीज तो कि एओ ने अगर आर्म लेंथ प्राइस निकाली और उसने कुछ प्राइस बढ़ा दी तो उसके सामने आपको डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके सामने आपको डिडक्शन का बेनिफिट है, वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। समझने की कोशिश करना, ऑल पीपल पे अटेंशन। 92C का सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक कंपनी है, उसने अपना रिटर्न फाइल किया था और रिटर्न में उसने अपना पीजीबीपी का इनकम बताया था, फॉर एन एग्जांपल 200 करोड़, और उस पे डिडक्शन मिल रहा था उसको। फॉर एन एग्जांपल डिडक्शन था 10AA का, SEZ का डिडक्शन, और वो मान लो 50% था, तो यहां पे 100 करोड़ का डिडक्शन मिल गया और इसका नेट टैक्सेबल इनकम है वो था 100 करोड़। अब एओ ने आर्म लेंथ प्राइस निकाली। अब एओ ने आर्म लेंथ प्राइस निकाली, उसकी वजह से क्या हुआ, एओ ने आर्म लेंथ प्राइस निकाली और आर्म लेंथ प्राइस निकालने की वजह से पीजीबीपी का इनकम बढ़ गया। और पीजीबीपी का इनकम सपोज 250 करोड़ हो गया, तो इस पे डिडक्शन कितना मिलना चाहिए, 50% मिलना चाहिए। बट नहीं बाबा, यहां पे डिडक्शन आपको 100 करोड़ का ही मिलेगा। 100 करोड़ का ही डिडक्शन मिलेगा। मींस जो एओ ने यहां पे 50 करोड़ का इनकम इंक्रीज किया ना, इसके सामने आपको कोई भी डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपका 150 करोड़ है वो आपका इनकम हो जाएगा। मींस योर नेट टैक्सेबल इनकम इज 150 करोड़। तो एओ ने अगर आपकी इनकम बढ़ाई तो उसके सामने आपको डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से एज वेल एज 10AA का डिडक्शन वो आपको नहीं मिलेगा। तो मैं बोलूं डिडक्शन अंडर चैप्टर जो अपन 6A के डिडक्शन है वो, या फिर 10AA का डिडक्शन है वो, एनहांस इनकम के सामने नहीं मिलेगा। तो यहां पे इनकम कितनी एनहांस की, 50 करोड़, तो ये 50 करोड़ के सामने आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपको डिडक्शन ये 50 करोड़ पे भी तो 25 करोड़ मिलना चाहिए था, 50%, वो 50% आपको नहीं मिलेगा करके। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? क्योंकि पहले आपको 50% डिडक्शन मिल रहा था पीजीबीपी की इनकम का, तो ये पीजीबीपी की इनकम ये है, इसका 50% 100 मिला था, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे भी तो 50% होना चाहिए था, 125, बट नहीं बाबू, जितना आपका प्रॉफिट बढ़ाया एओ ने उसके सामने आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके सामने जो है वो आपको डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। नाउ नेक्स्ट पार्ट, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात आता है, इधर देखो, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो आप इजीली समझ पाओगे। जैसे एक इंडिया का कंपनी है जिसका नाम है हीरो लिमिटेड, और एक फॉरेन का कंपनी है जिसका नाम है होंडा लिमिटेड। इंडिया का कंपनी हीरो लिमिटेड, फॉरेन का कंपनी होंडा लिमिटेड। अब एक बात समझना, ये जो होंडा लिमिटेड है ये हीरो लिमिटेड को नो हाउ देता है। क्या देता है? नो हाउ। समझना, नो हाउ देता है। नो हाउ मीन्स कैसे बाइक बनाते हैं वो दिया। और नो हाउ के लिए जो इंडिया का कंपनी है हीरो लिमिटेड, वो होंडा लिमिटेड को रॉयल्टी देता है। इसी नो हाउ के लिए ये इसको क्या देता है? रॉयल्टी दे देता है। और रॉयल्टी दिया, फॉर एन एग्जांपल 200 करोड़ का रॉयल्टी दिया, 200 करोड़ का रॉयल्टी दिया। किसने? हीरो लिमिटेड ने। अब आप समझिए, हीरो लिमिटेड ने 200 करोड़ का रॉयल्टी दिया होंडा को, तो हीरो लिमिटेड अपने P&L के डेबिट में इधर रॉयल्टी डालेगा, इधर रॉयल्टी डालेगा, और रॉयल्टी डालेगा 200 करोड़। 200 करोड़ का रॉयल्टी डाला। अब मान लो यहां पे आर्म लेंथ प्राइस निकाली और रॉयल्टी पे इन्होंने टीडीएस काटा है। फॉर एन एग्जांपल इन्होंने टीडीएस काटा है रॉयल्टी पे, दैट इज 20% की रेट से टीडीएस काटा है रॉयल्टी पे, और 20% की रेट से टीडीएस में 40 करोड़ का टीडीएस काटा है। किसने? हीरो ने। हीरो ने जब होंडा को रॉयल्टी 200 करोड़ दिया, टीडीएस काटा 40 करोड़ 20% की रेट से। अब हुआ क्या, यहां P&L के डेबिट में रॉयल्टी जो डाला वो 200 करोड़ डाला है। एओ ने आर्म लेंथ प्राइस निकाला। एओ बोलता है कि भाई आपका रॉयल्टी जो एक्सपेंडिचर है ना वो सिर्फ 150 करोड़ ही अलाउ होना चाहिए। सिर्फ 150 करोड़ है, वो 150 करोड़ ही अलाउ होना चाहिए। वो आपको सिर्फ 150 करोड़ ही अलाउ होना चाहिए। अब एक बात बताओ, 150 करोड़ ही अलाउ होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे ये एक्सपेंडिचर है वो 150 करोड़ आना चाहिए। तो इसका मतलब हीरो का प्रॉफिट है वो एओ प्रॉफिट को बढ़ा देगा कितने? 50 करोड़ से 50 करोड़ से प्रॉफिट को बढ़ा देगा। क्वेश्चन ये आता है कि सर यहां पे रॉयल्टी 150 करोड़ ही अलाउ हुआ है, हीरो को रॉयल्टी है वो 150 करोड़ ही अलाउ हुआ है ड्यू टू द आर्म लेंथ प्राइस। क्वेश्चन ये आता है होंडा के हाथ में टैक्सेबल कितना होगा रॉयल्टी? क्या होंडा के हाथ में टैक्सेबल जो है वो टैक्सेबल भी वहां पे क्या टैक्सेबल जो होंडा के हाथ में क्या 200 करोड़ टैक्सेबल होगा या टैक्सेबल भी 150 करोड़ ही होगा? राइट आंसर इज, मैं बताऊं, टैक्सेबल पूरा 200 करोड़ होगा।
टैक्सेबल पूरा 200 करोड़ होगा। होंडा ये नहीं बोल सकती कि आप उनको तो 150 करोड़ का रॉयल्टी अलाउ कर रहे हो, तो हमारे हाथ में टैक्सेबल भी बन रहा है, भाग गया से, ठीक है, तेरे हाथ में पूरा 200 करोड़ टैक्सेबल होगा। कितना टैक्सेबल होगा? तेरे हाथ में पूरा 200 करोड़ है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या बताया, मैंने अभी तक आपको 3 सब सेक्शन बताई 92C की, सब सेक्शन 2, 3 एंड 4। 2 क्या बोलती है कि सबसे पहले अगर आपके पास एक से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस आती है तो आपको नॉर्मल एवरेज करना है, और एवरेज आर्म लेंथ प्राइस और एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस के बीच में डिफरेंस अगर 3% तक ही है, अप टू 3% तक ऑफ द एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस, तो आपको एवरेज आर्म लेंथ प्राइस को छोड़ देना है। एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस इज ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी आर्म लेंथ प्राइस। लेकिन अगर 3% से ज्यादा है तो आपको फिर क्या करना है, एवरेज आर्म लेंथ प्राइस लेना है। ये तो नॉर्मल बात होगी, लेकिन होलसेल ट्रेडिंग है तो वो 3% की जगह 1% हो जाएगा। होलसेल ट्रेडिंग के केस में जो टॉलरेंस बैंड 3% है उसकी जगह 1% हो जाएगा। उसके बाद 92C सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें आपकी आर्म लेंथ प्राइस एओ निकालेगा। कौन कौन से 4 केसेस? सबसे पहले, अगर आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉलो नहीं किया। दूसरा, आपने जो रिलायबल डेटा जो है वो यूज नहीं किया, करेक्ट डेटा यूज नहीं किया। आपने डॉक्यूमेंटेशन टीपी स्टडी रिपोर्ट बनाया ही नहीं, अगर आपने बनाया तो डिपार्टमेंट को सबमिट नहीं कर रहे हो। तो ये 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें आपकी आर्म लेंथ प्राइस है वो एओ निकालेगा करके, 4 केसेस में। उसके बाद अगर आपकी आर्म लेंथ प्राइस एओ ने निकाली तो पहली चीज तो उसने जितना इनकम बढ़ाया उसके सामने आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से या फिर 10AA का डिडक्शन नहीं मिलेगा। एंड उसके बाद में मैंने बताया कि अगर मान लो कोई एक्सपेंडिचर का केस है जिसमें क्या हुआ कि आपका एक्सपेंडिचर चेंज हुआ ड्यू टू द आर्म लेंथ प्राइस, आगे वाले की इनकम चेंज नहीं होगी, आगे वाले की इनकम है वो इंटैक्ट रहेगी, उसकी जो इनकम है वो इंटैक्ट रहेगी। मिस होंडा की रॉयल्टी इनकम है वो 200 करोड़ ही रहेगी। भले आपको यहां पे आर्म लेंथ प्राइस की वजह से 150 करोड़ का रॉयल्टी अलाउ हुआ, बट होंडा जो है उसकी जो है वो इनकम आपकी 200 करोड़ ही रहेगी करके, ठीक है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलिए आप एक काम करिए, आप अपनी बुक में जो दे रखा है पेज नंबर 5 पे वो पूरा रीड कर दीजिए, और पेज नंबर 6 पे जो रेंज कॉन्सेप्ट से ऊपर जो दे रखा है वो रीड कर लीजिए। जो आपको 92C का सबसेक्शन 2 है वहां से आप रीड करना चालू करेंगे। 3 भी पढ़ेंगे, 4 भी पढ़ लीजिए। तो 92C का सबसेक्शन 2, 3 एंड 4 है वो आप पढ़ लीजिए। व्हाट अबाउट द टीडीएस? तो टीडीएस आपको पूरा भरना है 200 करोड़ पे, 40 करोड़ का टीडीएस है, आगे वाला का क्रेडिट व्रेडिट कुछ नहीं मिलेगा। क्रेडिट मतलब आपको पूरे 40 करोड़ का मिलेगा, टीडीएस पूरा 40 करोड़ माना जाएगा। चलिए, बुक नहीं आई तो आपको मैंने पीडीएफ दिया, अब आप वापस बोल रहे हो बुक नहीं आई, उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, 2 मिनट तो है। बुक यार मैं भेज चुका हूं, कम से कम 6-7 दिन होगा, बट पहला बैच है। आपको ये मतलब आप अगर ये कंप्लेन करोगे कि नहीं बुक नहीं आई, ये नहीं आपका चाहिए, तो आप रिकॉर्डेड देख लेना, मैं आपका बढ़ा दूंगा करके व्यूज। आप बैच से आप थोड़े टाइम के लिए आप ब्रेक ले सकते हैं, अगर ऐसा है तो मैं आपका, अगर व्यूज खत्म हो गया तो मैं बढ़वा दूंगा, वो मैं कर सकता हूं। चलिए, अरे कोई रिफंड नहीं भाई, एक बात बताओ, इसके हाथ में टैक्सेबल पूरा जो है वो होंडा के हाथ में टैक्सेबल पूरा 200 करोड़ होगा, तो टीडीएस 40 करोड़ का है तो 40 करोड़ ही लगेगा ना टैक्स। मींस उसकी इनकम 200, एग्जांपल दे रखा, आप देखिए प्लीज एक बार। होलसेल ट्रेडिंग है वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, आज तक कभी आया नहीं है, बट होलसेल ट्रेडिंग होगा तो क्वेश्चन में मेंशन होगा। और होलसेल ट्रेडिंग को इन्होंने डिफाइन भी किया है कि होलसेल ट्रेडिंग किसको बोलते हैं, कि जिसमें आपकी जो टोटल कॉस्ट होती है, टोटल ट्रेडिंग एक्टिविटी की कॉस्ट है, उसमें 80% या उससे ज्यादा परचेज की कॉस्ट है। होलसेलर किसको बोलेंगे, जिसमें टोटल ट्रेडिंग की कॉस्ट है उसमें 80% है वो आपकी परचेज की कॉस्ट है, तो आपकी होलसेल ट्रेडिंग है। एंड उसके साथ में दूसरा कंडीशन ये होता है कि आपका एवरेज मंथली क्लोजिंग स्टॉक जो है, आपका मंथली का एवरेज क्लोजिंग स्टॉक है, वो आपकी टोटल सेल का 10% या उससे कम होना चाहिए। मतलब जितनी सेल्स हो रही है उसका 10% या उससे कम है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए, तो माना जाता है होलसेल ट्रेडिंग। चलिए, हीरो होंडा वाला आपको दे रखा है, एक बार आप बुक से देखिए, आपको समझ जाएगा करके, ठीक है। देखिए आप एक बार थोड़े एफर्ट खुद भी मारिए यार, खुद भी मारिए, थोड़े एफर्ट खुद मारिए, समझिए एक बार क्या दे रखा है उसमें। फिर नहीं समझ में आता है तो बोलिए मुझे आप। परवीन निहित नहिद, आप एक बार खुद ट्राई करिए, आप समझिए उसमें क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ वो पढ़ के तो देखिए एक बार। चलिए, रीड करिए, रीड करिए।
रुशांत रीड करिए आप बुक से। डन। हुआ आप लोगों का? चलिए, चलो इधर देखो सब लोग। तो आपको बुक में दे रखा है यहां पे। अब आप बोलेंगे होलसेल ट्रेडिंग के केस में 3% की जगह 1% टॉलरेंस बैंड लेते हैं। होलसेल ट्रेडिंग किसको बोलेंगे? तो होलसेल ट्रेडिंग मींस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन ऑफ द ट्रेडिंग इन गुड्स विच फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, परचेस कॉस्ट ऑफ द फिनिश गुड्स इज 80% और मोर ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटी। मींस आपके पीएनडल के डेबिट में जो ट्रेडिंग एक्टिविटी का कॉस्ट होता है उसमें फिनिश गुड्स का कॉस्ट है, उसका परचेस प्राइस 80% या उससे ज्यादा का कॉस्ट होना चाहिए। वो अब डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। एवरेज मंथली क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द गुड्स इज 10% और लॉस ऑफ सेल्स ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी। मींस आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी से जितनी सेल्स है उसमें सेल्स में आपका क्लोजिंग स्टॉक का एवरेज है, एवरेज क्लोजिंग स्टॉक एवरी मंथ के एंड का, वो आपका 10% या उससे कम होना चाहिए। तो आपका माना जाएगा कि आप ट्रेडिंग एक्टिविटी में है या होलसेल में है करके, ठीक है। होलसेल ट्रेडिंग के केस में आपका 1% लिया जाएगा इंस्टेड ऑफ द 3%। चलिए, अब एक बात समझना। अब अपन आगे बढ़ते हैं और मैं अभी आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है रेंज कॉन्सेप्ट। इधर देखो सब लोग, इधर देखो सब लोग, इधर देखो। बुक बंद कर दो, बुक बंद कर दीजिए, बुक बंद कर दीजिए, बुक बंद कर दीजिए। बुक है ही नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं तो इधर देखिए रेंज कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट है रेंज कॉन्सेप्ट। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये एग्जाम में आएगा। आई डोंट नो मुझे क्यों लग रहा है, बट मुझे ये लग रहा है ये एग्जाम में आया था, आएगा। अभी तक एग्जाम में नहीं आया है। अभी तक जब से ये रेंज कॉन्सेप्ट आया है, रेंज कॉन्सेप्ट आया था आई थिंक 2018-19 के आसपास आया था। रेंज कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रांसफर प्राइसिंग में रेंज कॉन्सेप्ट आया था इन ट्रांसफर प्राइसिंग। ये रेंज कॉन्सेप्ट जो आया था वो मेरे हिसाब से आया कब था पता है आपको? 2015 में आया था, 2015 में आया था शायद। या सीबीडीटी रोल आउट द फाइनल रूल्स फॉर द रेंज कॉन्सेप्ट, केपीएमजी का आर्टिकल है। तो केपीएमजी का ये आर्टिकल है 2015 का, 21 अक्टूबर 2015। तो सीबीडीटी रोल आउट द फाइनल रूल्स फॉर द रेंज कॉन्सेप्ट एंड मल्टीपल ईयर डेटा प्रिस्क्राइब अंडर द ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशन। तो ये लॉ में जो डाला गया था, ये लॉ में डाला गया था आपका 2015 में, और अभी जो है 2023 चल रहा है। तो लास्ट के 8 साल में ये अभी तक नहीं आया। 8 साल में एग्जाम में नहीं आया, बट मुझे आई डोंट नो क्यों फील हो रहा है कि ये एग्जाम में आएगा। तो ये एग्जाम के लिए आपको अच्छे से पढ़ना है। VVVIMP, इसको एग्जाम के लिए अच्छे से आपको पढ़ना है करके, ठीक है। चलिए
अब एक बात समझिए, ये जो है वो आपके एग्जाम में आएगा, मेरे को ऐसा फील हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है करके, ठीक है। आपको क्लोजिंग का, संदीप आप प्लीज आप रुक जाइए, मैं आपका ले लूंगा थोड़ी देर, आप रुक जाइए प्लीज। इधर देखिए, VVVIMP कॉन्सेप्ट, रेंज कॉन्सेप्ट, बट बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ए इधर देखो ना, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। जैसे मान लो मैं एक कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, ध्यान देना। पहली चीज तो रेंज कॉन्सेप्ट है, वो कब लगता है? 4 मेथड के केस में लगेगा। या तो आपकी कप मेथड है, या रीसेल प्राइस मेथड है, या कॉस्ट प्लस मेथड है, या ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड है, तो रेंज कॉन्सेप्ट लगता है। अगर प्रॉफिट स्प्लिट मेथड है तो रेंज कॉन्सेप्ट नहीं लगता। बट ये रेंज कॉन्सेप्ट है क्या, समझते हैं। बुक में मत देखो, आपका सबका ध्यान इधर देना करके, ठीक है, सबका ध्यान इधर देना। रेंज कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मान लो आपके पास एक से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस आ जाती है तो अपन क्या करते हैं? एवरेज करते हैं। एवरेज करते हैं, अभी किया था। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपके पास में एक से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस आ गई, जैसे आपकी एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है, वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस फॉर एन एग्जांपल आपका 150 है, लेकिन आपके पास बहुत सारी आर्म लेंथ प्राइस आ गई, जैसे आर्म लेंथ प्राइस 1 2 3 4 5। आर्म लेंथ प्राइस यहां पे देखो 140 है, यहां पे 180 है, यहां 190 है, यहां पे मान लो 162 है, यहां 152 है। ऐसे आर्म लेंथ प्राइस आपके पास 5 आ गई। अब एक चीज समझना, एक चीज समझना, अगर आपके पास 5 आर्म लेंथ प्राइस है, 5 आर्म लेंथ प्राइस आ गई, तो आप एवरेज कर लो, जैसा हमने 92C के सब सेक्शन 2 में पढ़ा था। एवरेज कर दीजिए, ±3% का टॉलरेंस बैंड। बट आपके पास अगर आर्म लेंथ प्राइस 6 या 6 से ज्यादा आती है, ये 4 मेथड में, कप मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड एंड TNMM में, अगर आपके पास आर्म लेंथ प्राइस है वो 6 या 6 से ज्यादा आती है, तो आपको रेंज कॉन्सेप्ट लगेगा। रेंज कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे मान लो आपकी आर्म लेंथ प्राइस आ गई, छठे नंबर पे आर्म लेंथ प्राइस आ गई फॉर एन एग्जांपल 154। 7वें नंबर पे एक और आर्म लेंथ प्राइस आ गई, दैट इज द फॉर एन एग्जांपल 158। तो आपके पास में 7 आर्म लेंथ प्राइस आ गई। तो जब 7 आर्म लेंथ प्राइस आती है, 7 आर्म लेंथ प्राइस आती है, तो आपको रेंज कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे रेंज कॉन्सेप्ट होता क्या है? तो इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, कुछ मत लिखो, कुछ मत देखो, आप इधर ध्यान दो। अगर आपके पास 6 या 6 से ज्यादा, ये 4 मेथड में आपके पास 6 या मोर अगर आर्म लेंथ प्राइस आ जाती है, तो आपको रेंज कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। इसमें करना क्या है, इसके कुछ स्टेप है। पहला स्टेप यह है कि ये जितनी भी आर्म लेंथ प्राइस है ना, पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में डालो। पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में डालो। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है, हिंदी वाले माध्यम के विद्यार्थी जो रहेंगे, उन्होंने छोटे से पढ़ा होगा आरोही क्रम में। आप जितनी आर्म लेंथ प्राइस है उसको आरोही क्रम में डालो, आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में डालो। कैसे डालोगे आरोही क्रम में? तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ये तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। जो ये प्राइजेस है ना, इस प्राइजेस को आप असेंडिंग ऑर्डर में डालो। प्राइस को आप असेंडिंग ऑर्डर में डालो। तो कैसे डालोगे? सबसे कम प्राइस कौन सा है? 140 है, तो सबसे पहले आप 140 ले लीजिए। दूसरा आर्म लेंथ प्राइस 140 के ऊपर सीधा कौन सा है? 140, ये हो गया आपका। 140 के ऊपर सीधा 152 है, तो 152 ले लीजिए। उसके बाद तुम्हारा 154 है, तो 154 ले लीजिए। उसके बाद आपका सीधा 158 है, तो 158 ले लीजिए। उसके बाद आपका 162 है, 162 लीजिए। उसके बाद 180 एंड 190 है। तो आप एक काम करिए, ये आपने असेंडिंग ऑर्डर में डाल दी, आरोही क्रम में आपने डाल दिया। तो सबसे पहला काम ये होता है कि आरोही क्रम में आप डाल दो, छोटे से बड़ा। ये आपने पहला काम कर दिया। अब दूसरे काम को क्या करना है? बड़ा सिंपल है कि आपने आरोही क्रम में डाल दी आर्म लेंथ प्राइस को, आर्म लेंथ प्राइस को आरोही क्रम में डाल दी। अब दूसरा एक काम करो, डेटा सेट में जितनी वैल्यू है, इस डेटा सेट में आपने कितनी वैल्यू है? 7 नंबर है। नंबर कितने हैं? 7 है। तो 7 नंबर है, तो जितने नंबर है ना डेटा सेट में, दैट इज 7 नंबर है, उसका 35 परसेंटाइल निकाल दो। कितना परसेंटाइल निकालना है? 35 परसेंटाइल। तो आप एक काम करिए, 35 परसेंटाइल निकाल दो। 7 नंबर है डेटा सेट में, 7 आर्म लेंथ प्राइस है, तो 7 का 35 परसेंटाइल कितना आता है? देखो, तो 7 का 35 परसेंटाइल कम्स टू द 2.45। अब एक बात बताओ, 2.45 आया। एक चीज ध्यान रखना,
अगर जो आप परसेंटाइल निकालते हो 35 परसेंटाइल निकाला, वो अगर होल नंबर नहीं है, होल नंबर वो नहीं है, वो होल नंबर नहीं है, जैसे यहां पे होल नंबर नहीं है, 2.45 इज नॉट अ होल नंबर, तो अगर होल नंबर नहीं है ना, तो आपको उसका नेक्स्ट नंबर को पिक करना है। अगर होल नंबर नहीं है तो आपको उसका नेक्स्ट नंबर लेना है, तो 2.45 इज नॉट अ होल नंबर, तो इसका नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 3। आप 3 को ले लीजिए। और एक बात समझना, ये 3 जो 3 के सामने जो वैल्यू दे रखी है आर्म लेंथ प्राइस, यहां से आपकी रेंज स्टार्ट होगी, यहां से आपकी रेंज है वो स्टार्ट होगी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो डेटा सेट है उस डेटा सेट में जितनी आर्म लेंथ प्राइस है, जितनी आर्म लेंथ प्राइस है, वो आर्म लेंथ प्राइस को सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में डालो, असेंडिंग ऑर्डर में डालो। अब असेंडिंग ऑर्डर में डालने के बाद आप सबसे पहले क्या करो कि डेटा सेट में जितने नंबर है आर्म लेंथ प्राइस है उसका 35 परसेंटाइल करो। परसेंटाइल मींस परसेंटेज करो। और ये जो नंबर आता है ये होल नंबर नहीं है। पूजा बोल रही है होल नंबर का मतलब होता है पूरा नंबर बेटा, जैसे 2 3 4 5 ये पूरा नंबर है, पॉइंट डेसिमल में वो होल नंबर नहीं है ना, ऐसा। हाँ, तो एक बात समझ, अगर मान लो 7 जो टोटल वैल्यू है उसका 35 परसेंटाइल किया और अगर जो नंबर आया वो होल नंबर नहीं है, तो आपको उसका अगला नंबर पिक करना है। तो 2.45 इज नॉट अ होल नंबर, तो आपको क्या करना है, 3 पिक करना है। तो 3 जो सामने जो 154 दे रखा है, यहां से एक रेंज स्टार्ट होगी। दूसरा आप एक काम करो, उसके बाद में लॉ मेकर्स बोलते हैं पहले आप 35 परसेंटाइल लिया, दूसरा आप एक काम करो, जितने नंबर है उसका 65 परसेंटाइल लो, जितने नंबर है उसका 65 परसेंटाइल लो। तो आपके डेटा सेट में 7 नंबर है, तो 7 का 65 परसेंटाइल किया, तो ये तुम्हारा हो गया 4.55। अब एक बात बताओ, 4.55 जो आया ये भी होल नंबर नहीं है, तो ये होल नंबर नहीं है, तो आप एक काम करिए, इसका नेक्स्ट नंबर ले लीजिए, इसका जो है वो नेक्स्ट नंबर लीजिए। तो 4.55 का नेक्स्ट नंबर आ गया 5। तो 5 के सामने जो आपको वैल्यू दे रही है, यहां पे आपका रेंज जो है वो रेंज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो रेंज स्टार्ट हुआ आपका 154 से और रेंज कंप्लीट हो रहा है 162 पे। तो अब एक बात समझो, आपको एक रेंज मिल गई और इस रेंज में आपकी जो आर्म लेंथ प्राइस है वो 154 से लेके और 162, ये आपको एक रेंज मिल गई। अगर आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है वो इस रेंज में फंस जाता है, मतलब एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस जो तुम्हारा है वो अगर इस रेंज में आ जाता है, इस रेंज में आ जाता है, तो जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है वही आर्म लेंथ प्राइस है। जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है वही तुम्हारा आर्म लेंथ प्राइस है। अगर इस रेंज में आ जाता है, एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है वो अगर इस रेंज में आ जाता है, तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस ही तुम्हारा आर्म लेंथ प्राइस है। बट अगर ये नहीं आता है, नहीं आता है, तो फिर आपको डेटा सेट में जितने नंबर है उसका मीडियन लेना पड़ेगा। मीडियन का मतलब होता है 50 परसेंटाइल लेना पड़ेगा। तो जैसे ये हमारा एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है, ये रेंज में नहीं आ रहा, हमारी रेंज क्या है 154 से लेके 162, ये हमारी रेंज है, इस रेंज में ये नहीं आ रहा है ना, तो आप एक काम करिए, मीडियन लीजिए। मीडियन का मतलब होता है 7 का आपका 50 परसेंटाइल। तो 7 का 50 परसेंटाइल 3.50 आया। और पूजा ये 3.50 भी होल नंबर नहीं है, तो होल नंबर नहीं है, तो आप एक काम करिए, इसका नेक्स्ट नंबर ले लीजिए और नेक्स्ट नंबर है 4। तो आप 4 के सामने जो वैल्यू दे रखी है 158, ये तुम्हारी आर्म लेंथ प्राइस हो जाएगी। ये जो है ये तुम्हारी अब आर्म लेंथ प्राइस हो गई, आपकी आर्म लेंथ प्राइस 158। और अब आपको ये +-3% का टॉलरेंस बैंड आपको नहीं लेना। अब इस पे फिर +-3% नहीं होता, जब रेंज कॉन्सेप्ट फॉलो होता है तो फिर +-3% नहीं होता। तो चलिए एक बार मैं वापस से रिवाइज कराता हूं, मैंने क्या पढ़ाया। मैंने आपको ये पढ़ाया, समझने की कोशिश करना। मैं लग रहा होगा ये कि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं क्या, क्योंकि ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया रेंज कॉन्सेप्ट। रेंज कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब आपके पास एक से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस आ जाती है, एक से ज्यादा नहीं, आपके 6 या 6 से ज्यादा,
देखो अगर 5 तक है तो आप एवरेज करके ले लीजिए, वो ±3% टॉलरेंस बैंड जो 92C सबसेक्शन 2 में पढ़ा था। लेकिन अगर 4 मेथड में, एक तो तुम्हारा कप मेथड, आरपीएम मेथड, सीपीएम मेथड एंड टीएनएमएम मेथड में अगर 6 या 6 से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस आती है तो आपको रेंज कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। रेंज कॉन्सेप्ट में क्या करोगे, जितनी भी आर्म लेंथ प्राइस है पहले आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में डाल दो, पहले आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में डाल दीजिए, पहले आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में डाल दीजिए, तो ये आपकी आर्म लेंथ प्राइस है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ गई। अब गवर्नमेंट चाहती है हम आपको एक रेंज दे देते, चलो कि तुम अगर जो धंधा कर रहे हो, तुम जो प्रॉफिट बता रहे हो, या तुम्हारी जो प्राइस है अगर उस रेंज में आ जाती है करके, ठीक है, तो चलो हम कोई बात नहीं, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, चलो तुमने जो बताया वो आर्म लेंथ प्राइस है, हम आपको एक रेंज दे देते हैं ना। रेंज का मतलब होता है 35 परसेंटाइल एंड 65 परसेंटाइल, ये एक बीच की एक रेंज दे दी, ये एक बीच की एक रेंज दे दी कि अगर आपका ट्रांजैक्शन इस रेंज में फंस जाता है तो कोई बात नहीं, जो तुम्हारा ट्रांजैक्शन प्राइस है वो आर्म लेंथ प्राइस है। बट अगर रेंज में नहीं फंसा तो फिर हम क्या करेंगे, मीडियन लेंगे, मींस 50 परसेंटाइल लेंगे और वो तुम्हारा आर्म लेंथ प्राइस है वो बन जाएगा करके, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले समझने की कोशिश करना, आप क्या करोगे, जो भी आर्म लेंथ प्राइस दे रखी है उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में डालो। असेंडिंग ऑर्डर में डालने के बाद आप क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में डालने के बाद आप सबसे पहले जितने नंबर है डेटा सेट में वैल्यू है उसका आप 35 परसेंटाइल लो, 35 परसेंटाइल लो, दूसरा 65 परसेंटाइल लो। जो 35 परसेंटाइल 65 परसेंटाइल ये आपकी एक रेंज बन जाएगी। तो जैसे यहां पे 154 से 162 है, ये एक रेंज बन गई। अब जब ये रेंज बन गई, अगर आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन इस रेंज में फंस जाता है तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस आर्म लेंथ प्राइस है, बट अगर नहीं फंसता तो फिर आपको 50 परसेंटाइल में से आपको मीडियन लेना है, और जो मीडियन आएगा वो आपका आर्म लेंथ प्राइस होगा। जो मीडियन आएगा उसका आर्म लेंथ प्राइस होगा। प्रियांशु, मैं इसका लॉजिक यही बता रहा हूं कि लॉ मेकर्स को यह लगता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कि भाई आप जो आर्म लेंथ, आपकी जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है क्या वो रेंज में है। अगर रेंज में है तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको, कोई बात नहीं। आप भाई एक बात बताओ, आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आप जो प्रॉफिट चार्ज कर रहे हो, कम से कम जो आर्म लेंथ प्राइस मार्केट में है उसके रेंज में तो आप होने चाहिए, आप बीच में तो होने चाहिए उसके। अगर आप उसके बीच में हो, मींस रेंज में हो, तो कोई बात नहीं, आपकी एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस ही आर्म लेंथ प्राइस है, आपकी एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है वही आपकी आर्म लेंथ प्राइस है। अदरवाइज बेटा फिर आपको मीडियन लेना पड़ेगा। तो स्टेप्स क्या क्या हुए समझो। सबसे पहले आप एक काम करिए, कि सबसे पहले जितनी भी आर्म लेंथ प्राइस है उसको असेंडिंग ऑर्डर में डाल दीजिए, आरोही क्रम में, मतलब छोटे से बड़ा। उसके बाद जितने डेटा सेट में वैल्यू है उसका 35 परसेंटाइल लीजिए, दूसरा 65 परसेंटाइल लीजिए, और 35 परसेंटाइल 65 परसेंटाइल एक रेंज आ गई शिनम। अगर उस रेंज के अंदर आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस फंस जाता है तो आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस ही आर्म लेंथ प्राइस है। अदरवाइज आपको मीडियन लेना पड़ेगा, दैट इज द 50 परसेंटाइल। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब आप ये 35 परसेंटाइल निकालते हो, अब ध्यान देना, एक मिनट, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, इधर सबसे इंटरेस्टिंग है ये, समझना, बिकॉज एग्जामिनर ने आज तक नहीं पूछा है बट मेरे को लगता है पूछेगा वो करके, ठीक है। अगर आप ये 35 परसेंटाइल जब आप निकाल रहे हो, 65 परसेंटाइल आप निकाल रहे हो, या 50 परसेंटाइल निकाल रहे हो, अगर ये होल नंबर नहीं है तो आपको अगला नंबर लेना है। जैसे 2.45 होल नंबर नहीं है तो आपको 3 नंबर लेना है। अगर 4.45 होल नंबर नहीं है तो आपको अगला नंबर लेना है। अगर यहां 3.50 होल नंबर नहीं है तो आपको अगला नंबर लेना है। बट अगर होल नंबर आ गया तो क्या उस नंबर के आगे जो वैल्यू दे रखी है वही लेनी है, या क्या करना है? अगर मान लो होल नंबर जो है वो होल नंबर, अगर होल नंबर आ गया तो, जैसे यहां डेटा सेट में 7 नंबर है तो 7 में आप 35 परसेंटाइज कर रहे हो तो भी होल नंबर नहीं आ रहा है, यहां 65 में भी होल नंबर नहीं है, 50 में भी होल नंबर नहीं है। बट अगर होल नंबर आ गया तो, अगर एक बात समझो, अगर होल नंबर आ गया तो आपको क्या करना है, इधर देखो, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है। जैसे आपके डेटा सेट में मान लो 20 आर्म लेंथ प्राइस है तो होल नंबर आएगा पहला। तो आपके डेटा सेट में जैसे मान लो ये आपका नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसा करते करते 20 आर्म लेंथ प्राइस है।
और पहली आर्म लेंथ प्राइस मान लो यहां 160 है, यहां 172 है, 189 है, 190 है, 192 है, 195 है, 196 है, यहां पे मान लो 199 है, यहां पे मान लो 205 है, यहां 207 है, 209 है, यहां 200 एंड मान लो 11 है, और यहां पे 211 है, और ऐसा करते करते आपकी मान लो आर्म लेंथ प्राइस आ रही है। अगर होल नंबर आ गया तो क्या होगा? एक बात समझो, जैसे मान लो अपन ने यहां आपके आर्म लेंथ प्राइस कितनी है, डेटा सेट में टोटल वैल्यूज कितनी है, 20 है। तो डेटा सेट में अगर आपके पास 20 वैल्यू है तो 20 का पहला 35 परसेंटाइल करना है। तो 20 का 35 परसेंटाइल आपका 7 आता है। 20 का 35 परसेंटाइल आपका 7 आता है। अब एक बात समझना, ये इट्स ऑल अबाउट द स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में ये सीखा हुआ है आपने, स्टैटिस्टिक्स करके जो सब्जेक्ट था उसमें आपने ये पॉइंट भी सीखा हुआ है कहीं ना कहीं। अगर आपका मैथमेटिक्स या स्टैट्स रहा होगा तो ये पॉइंट आपने सीखा होगा कि अगर मान लो ये होल नंबर आ जाता है, जैसे ये 7 होल नंबर आ गया, तो क्या 196 से रेंज चालू होगी? नहीं। अगर ये होल नंबर आ जाता है तो इस नंबर के सामने जो वैल्यू दे रखी है एंड उसके नेक्स्ट नंबर के सामने जो वैल्यू दे रखी है, इन दोनों का अपन एवरेज लेते हैं। ये एक स्टेट्स का फॉर्मूला है, ये स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर मान लो ये होल नंबर आ जाता है तो आपको क्या करने का, इसके सामने 196 दे रखा है, इसके आगे वाले के सामने 199 दे रखा है, तो 196 प्लस 199 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब आपका 197.5। यहां से आपका रेंज स्टार्ट होगा, यहां से है वो आपका रेंज स्टार्ट होगा, यहां से आपका रेंज है वो आपका स्टार्ट होगा, यहां से आपका रेंज स्टार्ट होगा। तो अब 197.5 से आपका रेंज स्टार्ट होगा, फिर आप 65 परसेंटाइल निकालोगे तो 20 का 65 परसेंटाइल वो आएगा आपका 13। तो आप देखोगे 13 नंबर और 14 नंबर के सामने जो वैल्यू दे रखी है उसका एवरेज ले लो, वहां पे आपका रेंज कंप्लीट होगा। आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस अगर उस रेंज में फंस जाता है तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस ही आर्म लेंथ प्राइस है। अदरवाइज फिर आपको मीडियन लेना पड़ेगा। और मीडियन कैसे लोगे? 20 का 50 परसेंटाइल तो आपका 10 आ गया, तो 10 नंबर आपका ये रहा, तो 10 के आगे वाला नहीं, 10 के आगे एंड 11 के आगे जो दे रखा है उसका एवरेज ले लो, तो 208 आ जाएगा। 208 फिर आपका आर्म लेंथ प्राइस हो जाएगा। 208 है वो आपका आर्म लेंथ प्राइस है, वो हो जाएगा। 208 है वो आपका आर्म लेंथ प्राइस हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मैं वापस से बोल रहा हूं, दिस इज कॉल्ड योर रेंज कॉन्सेप्ट। एग्जाम में आज तक 8 साल में नहीं आया है, बट मुझे लगता है एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आएगा, एग्जाम में डालना चाहिए। उन्होंने कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहीं नहीं दे रखा है, बट मैंने आपको 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के यहां पे दे रखे हैं, तो ये एग्जाम में आने का चांसेस मेरे को लगता है आएगा। देखो सबसे पहले क्या करने का, रेंज कॉन्सेप्ट लगता कब है? जब आपके पास आर्म लेंथ प्राइस है वो 6 या 6 से ज्यादा आ जाती है। तो 6 या 6 से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस आती है तब ये कॉन्सेप्ट लगता है। इस कॉन्सेप्ट में करना क्या है? तो इस कॉन्सेप्ट में क्या करना है, पहले आर्म लेंथ प्राइस जितनी भी है उसको आप एक काम करो, असेंडिंग ऑर्डर में डाल दो, आरोही क्रम में डाल दो। उसके बाद जितनी नंबर है, जितने डेटा सेट में आर्म लेंथ प्राइस है, उस डेटा सेट में जितनी वैल्यूज है, जैसे 7 है या 20 है, 15 है, जो भी है, उसका पहले 35 परसेंटाइल करो, फिर 65 परसेंटाइल करो। तो 35 परसेंटाइल 65 परसेंटाइल ये कांस्टेंट है करके, ठीक है। 35 परसेंटाइल 65 परसेंटाइल करो, वो आपको एक रेंज आ गया। अब एक बात समझना, जब आप 35 परसेंटाइल करते हो, 65 परसेंटाइल करते हो, जो नंबर आता है वो अगर होल नंबर नहीं है, मिस डेसिमल है, तो आपको उसके अगला नंबर लेना है। बट अगर वो होल नंबर आ जाता है, होल नंबर आ जाता है, तो उस नंबर के सामने जो वैल्यू दे रखी है एंड उसके अगले नंबर के सामने जो वैल्यू दे रखी है उसका आपको एवरेज लेना है। तो वहां से रेंज स्टार्ट होगी और 65 परसेंटाइल पे रेंज खत्म होगी। आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस अगर उस रेंज में फंस जाता है तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस ही आपका आर्म लेंथ प्राइस है। अगर उसमें नहीं फंसता है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको मीडियन लेना पड़ेगा। और जो मीडियन का मतलब यहां पे होता है कि आपको मीडियन लेना पड़ेगा, मीडियन का मतलब होता
होता है कि आपको 50 परसेंटाइल लेना पड़ेगा और 50 परसेंटाइल पे जो भी वैल्यू रहेगी वो आपकी आर्म लेंथ प्राइस है, वो बन जाएगी करके। ठीक है, अब ये इजी है या डिफिकल्ट है आई डोंट नो, बट दिस कॉन्सेप्ट पीपल मे फील इट इज डिफिकल्ट करके। ठीक है, सम लोग जो मैथमेटिक्स पसंद है वो लगता है ये क्या कॉन्सेप्ट था, बड़ा इजी है सर, लॉजिकल यही होना चाहिए करके। ठीक है, जिन लोगों को लॉजिक समझता है उनको लगता है अरे सर ऐसा ही होना चाहिए। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट एक रेंज दे देगी कि भैया तुम्हारा ट्रांजेक्शन इसमें फंस जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इसमें नहीं फंसता है, भाई एवरेज कर रहे थे ना, वहां एवरेज भी तो वही कर रहे थे, मिडल पॉइंट पे आ रहे थे और +-3% का टॉलरेंस बैंड दे रहे थे करके। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने एक रेंज दे दी कि चलो रेंज कॉन्सेप्ट में आप फंसा दो अपने एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस को। तो आप एक काम करेंगे, रेंज कॉन्सेप्ट आप यहां से पढ़ना चालू करेंगे, यहां से आप पढ़ना चालू करेंगे। मैं आपको 2-4 मिनट का टाइम देता हूं और यहां से पढ़ते पढ़ते अगले पेज में जो यहां तक आप पढ़ेंगे मल्टीपल ईयर्स का डेटा के ऊपर, जो मल्टीपल ईयर का डेटा दे रखा है उसके ऊपर जो है यहां तक आप पढ़ेंगे, यहां से लेके और यहां तक। नोट्स में 2 नोट्स आप पढ़ेंगे, बाकी मल्टीपल ईयर वाला डेटा आप नहीं पढ़ेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा मल्टीपल ईयर के डेटा में क्या करना है। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग से पढ़ना चालू करिए रेंज कॉन्सेप्ट से, और कहां तक पढ़ेंगे 2 नोट दे रखे, वो 2 नोट तक एक बार आप पढ़िए।
डन पीपल, बोलिए डन। अगर हो गया हो तो बोलिए डन, अगर हो गया हो तो बोलिए डन, हो गया हो तो बोलिए डन, हो गया हो तो बोलिए डन। डन डना डन डन डन। चलो समझा रीजनिंग कॉन्सेप्ट। चलिए अब एक बात समझना, 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 अब एक बात समझना। रेंज कॉन्सेप्ट is applicable in case of the SCUP, RPM, CPM, TNMM. Section 92C subsection 2 is applicable only when data in the data set is less than less than 6. If number of value in data set is 6 or more, then range concept shall apply. That is the rule number 10 CA में दे रखा है। अब एक बात समझना, एक और पॉइंट ये बोलता है कि अगर आपके पास मल्टीपल ईयर का डेटा है तो आपको आर्म लेंथ प्राइस लेते टाइम, जो आर्म लेंथ प्राइस लोगे, जो दूसरे लोगों की प्राइस ले रहे हो, दैट इज आर्म लेंथ प्राइस। भाई इस दोनों एग्जांपल में आप समझो, आपकी एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस 150 है, ये जो है ये 160, 158, 130, 145, 171, ये आपकी आर्म लेंथ प्राइस है। आपने यहां पे एवरेज किया, सॉरी आपने रेंज कॉन्सेप्ट लगाया, ऐसे का ऐसे यहां पे ये 20 मैंने आर्म लेंथ प्राइस दे रखी है और उसके हिसाब से बताया। अब एक बात बताओ, लॉ मेकर्स बोलते हैं तीन मेथड के केस में, तीन मेथड कौन कौन सी, या तो मेथड रीसेल प्राइस मेथड है, या फिर मेथड आपकी कॉस्ट प्लस मेथड है, या फिर आपकी टीएनएमएम है। ये तीन मेथड समझना है। लास्ट के 5 मिनट का डिस्कशन बाकी है, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट। ये तीन मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड एंड ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, इन तीन मेथड के केस में अगर आपके पास मल्टीपल ईयर का डेटा है, मल्टीपल ईयर का डेटा अवेलेबल है, तो आपको आर्म लेंथ प्राइस का मल्टीपल ईयर के डेटा का वेटेड एवरेज लेना है। मींस आपको मल्टीपल ईयर के डेटा का वेटेड एवरेज जो है वो वेटेड एवरेज लेना है। मल्टीपल ईयर के डेटा का आपको वेटेड एवरेज लेना है। आप बोल रहे हो क्या बोल रहे हो सर, नहीं समझ रहा, वापस समझते हैं। देखो एक बात बताओ, पहली चीज तो मुझे ये बताओ, अगर मैं आर्म लेंथ प्राइस की बात करूं तो आपको पता है रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड और टीएनएमएम, ये तीनों ही मेथड में एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आता था। जैसे कॉस्ट प्लस मेथड में क्या करते थे, हम किसी और अंडरटेकिंग का, किसी और कंपनी का कॉस्ट पे कितना प्रॉफिट है वो लेते थे, कंपेरेबल ट्रांजैक्शन में वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वाज आर्म लेंथ प्राइस। वैसे ही यहां पे रीसेल प्राइस मेथड में भी वैसा ही था। ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड में आर्म लेंथ प्राइस क्या ले रहे थे, पर प्रॉफिट परसेंटेज ले रहे थे किसी और का, दैट वाज द आर्म लेंथ प्राइस। एग्जाम्पल के लिए जब अपन ने यहां पे बहुत सारे कंपाइलर में क्वेश्चन किए, आप एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर जो 13 आपने ब्रेक में किया था, आपने कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट लिया था, तो 25% वाज द आर्म लेंथ प्राइस। भाई 25% वाज द आर्म लेंथ प्राइस ना। आर्म लेंथ प्राइस क्या था, परसेंटेज था। आपने 25% लिया था ऑपरेटिंग मार्जिन, किस पे लिया था, ऑपरेटिंग कॉस्ट पे, तो 25% वाज द आर्म लेंथ प्राइस। अब एक बात समझो, ऐसे का ऐसे इसके ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया था, यहां पे भी आपने प्रॉफिट परसेंटेज लिया था 9255, दैट वाज द आर्म लेंथ प्राइस, ये भी कॉस्ट पे लिया था। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने 31% लिया था, दिस परसेंटेज वाज द आर्म लेंथ प्राइस, और वो किस पे लिया था, कॉस्ट पे लिया था। अब एक बात समझना, जब आप ये परसेंटेज लेते हो तो लॉ मेकर्स बोलते हैं ये तीन मेथड के केस में, कौन कौन सी तीन मेथड समझने की कोशिश करना। तीन मेथड, एक तो तुम्हारा कॉस्ट प्लस मेथड, एक रीसेल प्राइस मेथड और एक तुम्हारा ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। अगर इसमें आर्म लेंथ प्राइस का अगर लास्ट के 3 साल का डेटा है, मतलब करंट ईयर का और पिछले 2 साल का, तो आपको मल्टीपल ईयर का डेटा का वेटेड एवरेज आर्म लेंथ प्राइस लेना है। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो मेरा कंपनी है जिसका नाम है बीबी लिमिटेड। हम मान लो कॉस्ट प्लस पे प्रॉफिट बता रहे हैं, मींस हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग कॉस्ट पे हम जो बता रहे हैं वो फॉर एन एग्जांपल 12% बता रहे हैं।
अब बाकी लोग कितना बता रहे हैं इंडस्ट्री में, तो हमारे पास आर्म लेंथ प्राइस आई, ए लिमिटेड कितना बता रही है, बी लिमिटेड कितना बता रही है, सी लिमिटेड कितना बता रही है, डी लिमिटेड कितना बता रही है, ई लिमिटेड कितना बता रही है, एफ लिमिटेड कितना बता रही है, जी लिमिटेड कितना बता रही है, 1 2 3 4 5 6 7 आर्म लेंथ प्राइस है। अब पता चला कि इस साल में मान लो ए लिमिटेड प्रीवियस ईयर 23-24 में, इस साल में ए लिमिटेड है वो 15% बता रही है, बी लिमिटेड है वो 12% बता रही है, सी लिमिटेड है वो 22% प्रॉफिट बता रही है, डी लिमिटेड है वो 19% बता रही है, ई लिमिटेड है वो 26% बता रही है, एफ लिमिटेड है वो 8% बता रही है, जी लिमिटेड है वो 5% बता रही है। तो हमारे पास में ये करंट ईयर की आर्म लेंथ प्राइस आ गई, दूसरों का प्रॉफिट परसेंटेज, ये करंट ईयर की आर्म लेंथ प्राइस है। अब एक बात समझो, अगर मल्टीपल ईयर का डेटा अवेलेबल है तो इसके बाद क्या होगा, जैसे मान लो लास्ट ईयर का भी डेटा अवेलेबल है, लास्ट ईयर का 22-23 का फॉर एन एग्जांपल उन्होंने 19% प्रॉफिट बताया था, उसके पिछले साल का भी डेटा अवेलेबल है और उसके पिछले साल दैट इज 21-22 में फॉर एन एग्जांपल ए लिमिटेड है, उन्होंने 10% प्रॉफिट बताया था। तो लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं कि आपके पास अगर मल्टीपल ईयर की आर्म लेंथ प्राइस अवेलेबल है, 3 साल की है आर्म लेंथ प्राइस यहां पे, तो आपको क्या करना है, वेटेड एवरेज लेना है। लेकिन सर वेट किसका दे, क्या ऐसा दे दे कि इसको वेट 1 देते थे, इसको 2 देते थे, इसको 3 देते थे, ऐसा दे ना 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 ना। आप ये देखोगे ये प्रॉफिट परसेंटेज निकाला कैसे है। जैसे मान लो कॉस्ट प्लस मेथड फॉलो होती है तो नॉर्मली प्रॉफिट परसेंटेज आप निकालते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो मान लो इस साल में आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ था, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका 100 करोड़ था, तो आपका 15% आया था। मान लो इस साल में आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 38 करोड़ था और आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट 200 करोड़ था, इसके लिए 19% आया था। 38 करोड़ डिवाइड बाय 200 19%। और इस साल में फॉर एन एग्जांपल आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10 करोड़ था, ऑपरेटिंग कॉस्ट 100 करोड़ था, इसके लिए 10% आया था। तो आप एक काम करो, आपको परसेंटेज पे वेटेज नहीं लेना, आपको यह देखना है कि परसेंटेज निकाला कैसे है। तो परसेंटेज निकाला है ओपी डिवाइड बाय ओसी से। तो आप एक काम करो, तीनों साल का ओपी जोड़ दो। तो तीनों साल का ओपी जोड़ा तो आप 15 करोड़ को जोड़िए, 38 करोड़ को जोड़िए और 10 करोड़ को जोड़िए। तो तीनों साल का अगर 15 प्लस 38 प्लस 10 इट्स कम्स टू द 63 आ गया। तो 63 है ये, तीनों साल का 63 करोड़ प्रॉफिट आ गया। अब तीनों साल का वेट दे दीजिए कॉस्ट का। तो तीनों साल 100 प्लस 200 प्लस 100 इट्स कम्स टू द 400 करोड़। मल्टीप्लाई बाय 100 करिए। अब आपका आर्म लेंथ प्राइस इस साल का आया 63 डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका आ गया वेटेड एवरेज आर्म लेंथ प्राइस 15.75%। 15.75% आपका वेटेड एवरेज आर्म लेंथ प्राइस आया ए लिमिटेड का। ऐसे का ऐसा बी सी डी सबका कर दीजिए, फिर ये परसेंटेज आएगा, फिर इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में डालिए, फिर आप वापस 35 परसेंटाइल करिए, 65 परसेंटाइल करिए, और वो प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो इन सिंपल वर्ड, अगर मल्टीपल ईयर का डेटा अवेलेबल है, मल्टीपल ईयर का डेटा का मतलब होता है करंट ईयर और पिछले 2 साल का। तो मल्टीपल ईयर का डेटा का अवेलेबल है तो आपको आर्म लेंथ प्राइस निकालते टाइम आपको वेटेड एवरेज आर्म लेंथ प्राइस लेना है, करंट ईयर और पिछले 2 साल का। वेट का मतलब, और ये कब होगा, परसेंटेज वाले फॉर्म में होगा। तो वेट का मतलब ऐसा नहीं कि सीधा ही आप जो परसेंटेज है उसको दे दो, इसको आप 1 का वेट दे दो, इसको 2 का दे दो, इसको 3, ऐसा नहीं। ये परसेंटेज निकाला कैसे था, तो जैसे मान लो कॉस्ट प्लस मेथड फॉलो करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय ऑपरेटिंग कॉस्ट किया होगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस साल का कितना था, पिछले साल का कितना था, पिछले से पिछले साल का कितना था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जोड़ दो, ऑपरेटिंग कॉस्ट को जोड़ दो, डिवाइड कर दो, ये परसेंटेज आ जाएगा। अब ये आपका वेटेड एवरेज आर्म लेंथ प्राइस आ गया। ऐसे कैसे सबका निकालो, फिर आप असेंडिंग ऑर्डर में डालो, फिर आप जो है 35 परसेंटाइल 65 परसेंटाइल वो प्रोसेस को आप वापस फॉलो करो। तो आ जाइए सब लोग यहां पे अपनी बुक में और ढंग से देखना मैंने क्या लिखा हुआ है यहां पे करके, ठीक है। बहुत अच्छे से एग्जांपल को फ्रेम करके दिया है, देखिए क्या दे रखा है। इन रेंज कॉन्सेप्ट इफ मल्टीपल ईयर डेटा इज गिवन, अगर आपके पास मल्टीपल ईयर का डेटा है then we have to take the weighted average of the multiple year data, that is current year का और last 2 years का लेना है। कौन सी मेथड में, रीसेल प्राइस मेथड में, कॉस्ट प्लस मेथड एंड टीएनएमएम में। अब आपको वेट किसका देना है, तो वेट किसका दोगे, नॉर्मली रीसेल प्राइस मेथड में प्रॉफिट परसेंटेज सेल पे निकाला जाता है, सेल्स का वेट दो, सेल्स क्वांटम का।
अगर कॉस्ट प्लस मेथड में कॉस्ट इंकर्ड का क्वांटम दे दो, और बेटा टीएनएमएम में नॉर्मली कॉस्ट का भी देते हैं, सेल्स का भी देते हैं, असेट का भी देते हैं, जो दे रखा है उसके हिसाब से दीजिए वेट। अब आपको क्या करना है, एक एग्जांपल दे रखा है मैंने और इस एग्जांपल को ढंग से दिमाग में डालना है। तो देखो, एक बीबी लिमिटेड एक कंपनी है, एंगेज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू ऑपरेटिंग कॉस्ट हम हमारा 10% प्रॉफिट बता रहे हैं। तो 10% प्रॉफिट है, ये तो टेंटेड है, ये तो गलत है, ये तो बायस परसेंटेज है 10%। हमको देखना पड़ेगा हमारे कॉम्पिटिटर कितना बता रहे हैं, सेम इंडस्ट्री में जो दूसरे लोग हैं वो कितना बता रहे हैं। तो पता चला डेटा ऑफ द करंट ईयर एंड लास्ट 2 years ऑफ द सिमिलर एंटिटीज अंडरटेकिंग सिमिलर ट्रांजैक्शन इज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ आरओआई। रिटर्न फाइल करते टाइम हमको पता चला कि बेटा ऐसी ऐसी दूसरी कंपनियां हैं जो कितना प्रॉफिट बता रही है। तो पता चला कि वेटेड एवरेज शैल बी बेस्ड अपॉन द वेट ऑफ ओसी एज कंप्यूटेड बिलो। तो मेरे को पता चला कि जो आपका ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड, ए लिमिटेड का असेसमेंट ईयर 22-23 का ओसी 100 था, उसका ओपी 12 था, मतलब 12% प्रॉफिट बताया था। यहां पे 150 डिवाइड बाय 10 था, यहां पे 35 डिवाइड बाय 225 करंट ईयर का है। तो आप एक काम करो, तीनों साल के ओपी को जोड़ दो, 57 आ गया, और तीनों साल के ओसी को जोड़ दो, आपका 475 आ गया। तो इस साल पता चला कि आपका वेटेड एवरेज आर्म लेंथ प्राइस 12% आया। ऐसे का ऐसे फिर आपने बी का किया, बी का 8.2% आया, सी का किया 9% आया, डी का किया 6% आया, ई का किया 2.2% आया, एफ का किया 11.9% आया एंड जी का किया 10.57% आया। मतलब इतना प्रॉफिट परसेंटेज ये हमारी आर्म लेंथ प्राइस आ गई। अब ये जो आर्म लेंथ प्राइस आई ना, इसको आप एक काम करिए, अब आप असेंडिंग ऑर्डर में डाल दीजिए। तो सबसे छोटा वाला परसेंटेज कौन सा है, 2.2, मैंने 2.2 सबसे पहले ले लिया। दूसरा कौन सा परसेंटेज है, 6%, मैंने 6% ले लिया। तीसरा छोटा 8.2 है, 8.2 ले लिया। चौथा 9%, पांचवा 10.5, 11.9 और 12। अब ये अपने डेटा सेट में 7 आर्म लेंथ प्राइस आ गई। अब मुझे क्या करना है, इसका 35 परसेंटाइल करना है। तो 35 परसेंटाइल जब मैं करने गया तो 2.45 आया, बट 2.45 इज नॉट अ होल नंबर, तो मैं क्या लूंगा, 3 नंबर ले लूंगा। 8.2% एक रेंज आ गई, यहां से चालू हो रही है रेंज। कंप्लीट कहां पे होगी, 5 पे, तो 10.57 पे कंप्लीट हो गई। तो एक बात बताओ, आपकी कॉस्ट पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक रेंज आ गया, 8.2% से लेके 10.57%, ये एक रेंज आ गई। अब आप देखिए आप प्रॉफिट कितना बता रहे हैं, तो आप प्रॉफिट बता रहे थे कितना, 10%। तो मैं बताऊं आप जितना प्रॉफिट बता रहे हैं वो तो इसमें फंस गया ना, वो तो इसमें 10% है, वो 10% इसमें आ रहा है ना। तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट जो बताया है वो आर्म लेंथ प्राइस है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है करके आप जितने भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो आपका आर्म लेंथ प्राइस है। तो देखिए, since 2.45 and 4.455 are not a whole number, we have to take the next higher number, that is 3 and 5. The arm length range will be beginning at 8.2%, that is the third number, and ending at 10.57, that is the fifth number. In present case, actual profit is 10%, that is within the range. So there is no need of any adjustment. यहाँ पे कुछ भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है करके, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक बात समझना, ये वेटेड एवरेज आप तभी लोगे जब परसेंटेज का सवाल है। कप मेथड में ये नहीं लगेगा, ये सिर्फ 3 ही मेथड में लगेगा। ये तीनों मेथड जहां पे आप परसेंटेज की बात करते हो, क्योंकि परसेंटेज आप किसी ना किसी पे निकालोगे तो उसी को वेट देना है। तो तीनों साल का प्रॉफिट, तीनों साल का अगर कॉस्ट है तो कॉस्ट, सेल है तो सेल, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका आप वेट दे दीजिए और आप ऐसा निकाल दीजिए। अब देखो, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस नहीं है करके, ठीक है। आपको एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो सीधा आपको आर्म लेंथ प्राइस देंगे, 6 या 6 से ज्यादा। आपको क्या करना है, 35 परसेंटाइल, 65 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल है, वो वाला कॉन्सेप्ट है, वो आपको फॉलो करना है। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ रेंज कॉन्सेप्ट। अब एक बात समझना, एक बात बताओ, अगर मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि करंट ईयर में इस कंपनी का डेटा अवेलेबल नहीं है, जब रिटर्न फाइल कर रहे हो तब इस कंपनी का डेटा अवेलेबल नहीं है, ऐसा हो सकता है ना, कि करंट ईयर में इस कंपनी का डेटा अवेलेबल नहीं है, इस कंपनी का डेटा अवेलेबल नहीं है। तो कोई बात नहीं, जितना अवेलेबल है लास्ट के 2 साल का वो ले लो। करंट ईयर का अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, रिटर्न फाइल करते टाइम 3 साल में से जितने साल का डेटा अवेलेबल है वो ले लीजिए। कुछ ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे ये कंपनी तो इस साल थी नहीं, इस साल थी नहीं, सिर्फ इसी साल बनी है, और अगर कंपेरेबल कंपनी है तो उसका डेटा आप ले लीजिए।
तो कुल मिला के रिटर्न फाइल करते टाइम जो जो कंपनीज का डेटा अवेलेबल है वो आप ले लीजिए। हो सकता है किसी का डेटा करंट ईयर का अभी तक अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसने एनुअल फाइलिंग नहीं किया है, और जब उसने एनुअल फाइलिंग नहीं किया तो उसका डेटा अवेलेबल करंट ईयर का नहीं है। कोई बात नहीं ना, जिसका डेटा अवेलेबल है वो करंट ईयर का ले लीजिए, बट पास्ट 2 साल का अगर डेटा अवेलेबल है तो वो आप कंसिडर करिए। कोई कंपनी, मैं बोल रहा हूं ये कंपनी स्टार्ट ही करंट ईयर में हुई है तो करंट ईयर का डेटा अवेलेबल है तो करंट ईयर का उसका डेटा ले लीजिए आप। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने रिटर्न फाइल करते टाइम आपने ये रेंज कॉन्सेप्ट फॉलो किया, आर्म लेंथ प्राइस निकाला, बट असेसमेंट करते टाइम अगर वो कंपनीज का डेटा अवेलेबल हो गया तो असेसिंग ऑफिसर जब असेसमेंट करेगा तो वो डेटाबेस को वापस देखेगा और वो देखेगा कि अगर कोई डेटा अवेलेबल होता है तो उसको वो कंसिडर करेगा, और कंसिडर करने के बाद वापस से वो रेंज कॉन्सेप्ट है वो असेसिंग ऑफिसर फॉलो करेगा करके। ठीक है, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर रेंज कॉन्सेप्ट, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर रेंज कॉन्सेप्ट। गाइस 2-3 people are like, you know, that they always, when I explain the concept ना, they always write something on the, and उसके बाद में I don't know, मेरे को ये लगता है, मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है अब तक जितने सालों का, मैं बोल रहा हूं कि मैं जब पढ़ाता हूं ना, अगर आप उस टाइम पे 100% उस पर ध्यान लगा के सुन लो ना, दुनिया में कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। चलिए, ओनली आपको करंट ईयर और लास्ट के 2 इयर्स का डेटा का वेटेड एवरेज लेना है। चलिए, कल आप एक लेक्चर लोगे क्या ओपन मोड में? कल का लेक्चर एक ओपन मोड में लोगे क्या, या लाइव ही पढ़ना है? कल का एक लेक्चर आप लोगे क्या रिकॉर्डेड? बढ़िया था आज ना, मजा आया ना? ये टॉपिक में मजा आता है अगर आप, क्योंकि कुछ नया पढ़ रहे हो ना, आप कुछ नया पढ़ रहे हो, वही चीजें घिसी पिटी चीजें पीजीबीपी कैपिटल के नहीं पढ़ रहे, कुछ नया पढ़ रहे हो। चलो, एक काम करता हूं, मैं देखता हूं, अगर मुझे लगा कि भाई ट्रांसफर प्राइसिंग में कल का इजी वाला पार्ट है, ज्यादा टीपीओ वाला पार्ट है, उसके बाद एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट अप्पा है, अप्पा के बाद सेकेंडरी एडजस्टमेंट है। चलो मैं अपन कल देखते हैं। चलिए, ऑल पीपल, आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स अ लॉट पीपल। एज ऑफ नाउ कल क्लास नहीं है, अगर मुझे लगा तो मैं आपको ओपन मोड में एक लेक्चर दे दूंगा करके, मुझे लगा तो मैं आपको बता दूंगा, आई विल इंटीमेट यू ऑन द व्हाट्सएप और वहां पे। और अगर कल का लेक्चर रहेगा तो इसके आगे से रहेगा, और उस आगे वाले लेक्चर में हम जो इसके आगे से पढ़ेंगे। बट इस बार संडे को आपको टेस्ट मिलेगा, टेस्ट में मैं वर्चुअल डिजिटल असेट वाला जो टॉपिक है उसका कोई क्वेश्चन दे नहीं रखा था तो उसका एक एमसीक्यू कवर करूंगा। उसके साथ साथ में आपको ट्रांसफर प्राइसिंग डीटीडब्ल्यू है, वो आपका टेस्ट का पार्ट रहेगा, आपको टेस्ट मिलेगा संडे की मॉर्निंग को। तो कल हो सकता है मैं आपको एक लेक्चर दे दूं ओपन मोड में कल के लिए, बट अगर मान लो नहीं दिया तो कोई बात नहीं, संडे को आपका टेस्ट रहेगा। जितना पढ़ाया है उतना आप रिवाइज करके आइए, जितना पढ़ाया है उतना आप रिवाइज करके आइए, ठीक है? चलिए चलिए, अब मैं एक बार लेक्चर को एंड कर रहा हूं, आपको कोई दूसरा डाउट है तो आप उसके बाद पूछ लीजिए, ठीक है? मैं यहीं पे हूं।